नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेज पर। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान में हमने बात की थी पिछली वीडियो में मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार हमने समाप्त कर लिए थे। मैंने बताया था वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 6 मौलिक अधिकार: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसी वजह से अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आज बात करते हैं भाग 4 की, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को रखा गया है। यह वर्णित करता है समाज को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। समाज को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी को संविधान में रखा कि समाज का, भारत के लोगों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान हो सके, उनको ऊपर लाया जा सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, जैसे कि मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकारों को कोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू करवाया जा सकता था, लेकिन इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता। तो बात करते हैं, भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा था। दूसरा है, नीति निर्देशक तत्व देश में वास्तविक रूप में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संभवतः भारत और आयरलैंड ही ऐसे 2 देश हैं जिनमें नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखा जा सकता है। अगला पार्ट है, इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगर राज्य चाह रहा है तो अच्छी पॉलिसी, अच्छी नीतियां राज्य के लिए या देश के लिए बना सकता है। अन्यथा हम यह नहीं कह सकते कि देश या राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। और लेकिन इसमें दिया गया है विधि निर्माण में यानी कानून निर्माण में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें अनोखी विशेषता कहा है संविधान की। उसके बाद में केटी शाह ने डीपीएसपी को ऐसा सिद्धांत कहा है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। मतलब राज्य अपनी सुविधा अनुसार लोगों को सुविधाएं मुहैया कराते हैं। इसी वजह से केटी शाह ने डीपीएसपी को ऐसा सिद्धांत कहा है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। उसके बाद में एक महान राजनीतिज्ञ थे ग्रैनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है, लेकिन ग्रैनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को मूल अधिकारों की संविधान की आत्मा कहा है। बात करते हैं इसके अनुच्छेदों की, जो कि 36 से 51 तक है। तो पहले अनुच्छेद 36 में देखते हैं राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा इसी में भी वही है जो कि आर्टिकल 12 मौलिक अधिकारों में थी। संसद, विधानमंडल, जिला पंचायत, जिला कमेटी, ये सभी सदस्य, एलआईसी, ओएनजीसी, सेल आदि, ये सभी राज्य की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में 37 में इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू किया जाना, कि इस भाग में जो भी सिद्धांत हैं उन्हें किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। बात करते हैं 38 की। अनुच्छेद 38 में राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक बढ़ावा देना, मतलब जन कल्याण के लिए सामाजिक बढ़ावा दिया जाना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। राज्य सरकार ऐसे काम करे, ऐसी नीतियां बनाए कि जिससे सामाजिक कल्याण हो सके। उसके बाद में 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। इसमें कई प्रकार के नीति सिद्धांतों की बात की गई है। 39 क में है समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता, सभी के लिए समान न्याय हो और जो गरीब लोग हैं उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराए सरकार।
चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार। और अंतिम है 40 ग्राम पंचायतों का गठन। जैसा कि महात्मा गांधी कहते थे कि गाँवों में ही भारत बसता है, इसीलिए गाँव का विकास भारत का विकास होगा। इसी को देखते हुए नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी आर्टिकल 40 को रखा कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, जो कि निचले स्तर पर गाँव के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रह जाए। इसी वजह से अनुच्छेद 40 में भी ग्राम पंचायतों के गठन की बात की है, जिससे देश का विकास हो सके। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कहता है कि सरकार ऐसी पॉलिसी मुहैया कराए जिससे सभी लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, मतलब कायम की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। ज़्यादा कठिन काम नहीं होना चाहिए लोगों के पास, जिससे वो उन्हें करने में भी असमर्थता जाहिर हो। और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए आशाएं, समय पर दवाई, समय पर एम्बुलेंस का प्रबंधन होना जरूरी है। तो अनुच्छेद 42 कहता है ये बात। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि जितने भी कर्मकार हैं उनके लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण सरकार को करना चाहिए। 43 के उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, जितने भी उद्योग हैं उनमें कर्मकार भाग ले सकें, ऐसा कुछ राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों सरकारें करेंगी। 43 है सहकारी समितियों को बढ़ावा, मतलब सभी जितनी भी सहकारी समिति हैं उनको बढ़ावा देना सरकार का काम रहेगा। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 51A में भी, तीनों में ही ये बात रखी गई है, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तीनों में देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि तीनों में देखने को मिलता है, मतलब मौलिक अधिकार में भी हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी हो और मौलिक कर्तव्य में भी हो। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। SC ST और भी जो दुर्बल वर्ग हैं उनकी शिक्षा और अर्थ मतलब धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि सरकार को करनी चाहिए। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब पोषाहार, सभी को पोषण स्तर होना चाहिए, सभी के भोजन में वो सभी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो हमको दैनिक जीवन में जरूरी होती हैं। उनका जीवन स्तर ऊपर उठता रहना चाहिए और लोक स्वास्थ्य तो मुहैया होना ही चाहिए। उसके बाद में है 48 कृषि पशुपालन का संगठन। मतलब 48 के अनुसार सरकार, राज्य सरकार यह मुहैया कराएगी कि कृषि और पशुपालन अच्छे से हो सके राज्य में। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 में कहता है कि जितने भी राष्ट्र की महत्व की स्मारक स्थान में वस्तुएं होगा उनका संरक्षण करेगी सरकार। तो उनका संरक्षण जरूरी है और करती भी है, जैसे ताजमहल हो गए, लाल किला हो गए, कुतुब मीनार हो गई, चार मीनार हो गई और बहुत सारे म्यूजियम हो गए जिनमें पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, वस्तुएं रखी हुई हैं। तो अनुच्छेद 49 के तहत ऐसा काम करेगी जिससे कि पुरानी राष्ट्र की महत्व में वस्तुओं का संरक्षण हो सके। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका अपना अलग कार्य करेगी और न्यायपालिका अपना अलग कार्य करेगी, दोनों में कोई भी समावेश नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब देश लड़ाई झगड़ों से परे हटके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मुहैया कराएगा। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है जिनके द्वारा 4 ही तत्व जोड़े गए। जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 4 तत्व जोड़े गए, जिनमें 39A में बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना,
दूसरा है 39A में ही गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना और 48A में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। ये 4 तत्व 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। वहीं 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 38 में आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करें, ऐसा सरकार को निर्देशित किए गए थे। उसके बाद में जितने भी हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत में समाज को आर्थिक, राजनीतिक और समाजवादी बनाना, जिसमें कि आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 रखे गए हैं। गांधीवादी सिद्धांत, जो कि गांधी जी चाहते थे कि गांव का विकास हो और अहिंसा पर चलें लोग, इसी वजह से उन्होंने 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 को गांधीवादी सिद्धांतों में रखा। उधर है उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत में अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 इनको रखा गया है। तो मैंने अभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाप्त करवा दिए हैं। कभी कभी इसमें से पूछ लेता है कि कौन सा समाजवादी अनुच्छेद है, कौन सा गांधीवादी अनुच्छेद है, कौन सा उदार बौद्धिक अनुच्छेद है, ऐसा पूछ लेता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये चीज़ें भी मेंशन कर दी। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया करके इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।